हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं ललित कुमार फिर से आपके एजुकेशन लेक्चर में हाजिर हूँ। और देखिए पिछले वीडियो में आपने देखा था पूरी वीडियो ज़्यादा देर की नहीं बन पाई थी, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ गई थी, इस वजह से वीडियो थोड़ा मतलब रोकना पड़ा था बीच में, ठीक है ना। मैं फिर से प्रॉपर्ली आपको मतलब एजुकेशन मतलब डिप्लोमा सिविल सेकेंडरी स्टूडेंट को फिर से मैं आपको मतलब एजुकेशन पढ़ाऊंगा। एजुकेशन मतलब क्या होता है? एजुकेशन मतलब होता है सिंचाई। आपका ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठीक है ना। एरीगेशन सिंचाई होता है, इंजीनियरिंग सिंचाई का मतलब होता है कि पेड़ फसल को सिंचाई करना, मींस उसको इरिगेटेड करना, फसल को मींस सिंचाई करना। जब तो फसल में पानी नहीं रहेंगे तो फसल आपकी बढ़ेगी नहीं, फसल पकेगी नहीं, तैयार नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ बात आती है एरीगेशन इंजीनियरिंग। एरीगेशन का मतलब है कि फसल की सिंचाई, और सिंचाई कब की आती है कि जब फसल की सिंचाई बीज बोने से लेकर, या बीज आपने खेत में बो दिया और बोने से लेकर आपके फसल के पकने से पहले तक सिंचाई की जाती है। जो भी सिंचाई की जाती है बीज बोने से लेकर और फसल के पकने तक का जो लास्ट पानी होता है वो आपको कहलाता है सिंचाई इंजीनियरिंग कहलाता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आते हैं इरिगेशन सिस्टम दो तरह से, नेचुरल इरिगेशन होता है, एक आर्टिफिशियल इरिगेशन होता है। नेचुरल इरिगेशन में आपका रेनफॉल इरिगेशन, और दूसरा होता है आपका अनकंडीशनड इरिगेशन। दूसरा होता है आर्टिफिशियल में आपके फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन, और तीसरा होता है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर रेनफॉल इरिगेशन मींस आजकल सब वर्षा जो पानी का, अगर आप ये बात पूरी तरह से जानते हैं कि वर्षा का मुख्य स्रोत क्या हो, पानी का मुख्य स्रोत क्या होता है? पानी का मुख्य स्रोत होता है आपका वर्षा, क्योंकि जब वर्षा होगी अच्छी फसल तभी हो बन पाती है, तैयार हो पाती है जब वर्षा होती है। आप सिंचाई ट्यूबवेल है, पंप है, किसी के द्वारा आप जितनी भी सिंचाई कितना भी कर लीजिए, जब तक आप वर्षा नहीं होगी, वर्षा पानी से आपकी ज्यादातर लैंड जो होती है वो ज्यादातर क्या होता है, इरिगेटेड हो जाती है, ठीक है ना। तो रेनफॉल इरिगेशन में जितनी भी जो 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 भी फसल होती है वो सिंचाई पर आधारित होते हैं, वर्षा के पानी पर, जो वर्षा के पानी पर आधारित होती है वो कहलाती है आपका रेनफॉल इरिगेशन। अनअंडुलेशन इरिगेशन का मतलब होता है, अनअंडुलेशन का मतलब होता है कि जब नदियां, जब कैचमेंट एरिया आपका अत्यधिक वर्षा होने पर जब पानी का तल ऊपर उठ जाता है, पानी का तल ऊपर उठ जाता है और खेतों, जब उसके द्वारा पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, खेतों तक पहुंचाने के लिए पानी वर्षा होने पर पानी गड्ढों में भर जाता है, उस पानी को खींच के जब फसल तक पहुंचाया जाता है, खेतों तक पहुंचाया जाता है, वो अनडुलेशन होता है। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है? फ्लो इरिगेशन में भी आर्टिफिशियल इरिगेशन होता है, फ्लो इरिगेशन और लिफ्ट इरिगेशन। तीसरा होता है स्प्रिंकलिंग इरिगेशन। स्प्रिंकलिंग फ्लो इरिगेशन में क्या करते हैं? फ्लो इरिगेशन में पानी को एक मतलब कैनाल के द्वारा, इस नहर के द्वारा, नदियों से पानी नहर में छोड़ा जाता है, और नहरों के रास्ते पानी बंबा या नालों में छोड़ा जाता है, और नाले से तब जाके, या नहरों से या नाले से अपने खेत की सिंचाई की जाती है। जब तक उसमें पानी होता है एक नाली के थ्रू, मतलब किस पे जाता है, खेतों तक पहुंचता है, तो वो पानी जो नाली में बहता है, इस कैनाल में बहता है, तो उसमें ग्रेविटी फोर्स होता है, ग्रेविटी फोर्स में गुरुत्व बल के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है। लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है? लिफ्ट इरिगेशन के द्वारा जो भी सिंचाई की जाती है उसमें पानी का तल होता है तो नीचे होता है, और पानी के तल को ऊपर लाने के लिए पंप का यूज किया जाता है। तो पंप के द्वारा पानी के निचले तल से ऊपर के तल तक लाने के लिए जो भी सिंचाई की जाती है वो होता है लिफ्ट इरिगेशन। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में क्या होता है? स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में आपका जैसे इसमें पौधे की जड़ों में सीधा पानी छोड़ा जाता है। फ्लो इरिगेशन में आपका पानी के एक छोर से पानी छोड़ा जाता है और दूसरे छोर पर ग्रेविटी फोर्स के द्वारा पानी पहुंच जाता है। इसी प्रकार लिफ्ट इरिगेशन में क्या होता है? पानी को निचले तल से पंप के द्वारा ऊपरी तल पर लाते हैं और फिर एक छोर से छोड़ते हैं, दूसरे छोर पर पहुंच जाता है। और तीसरा है आपका स्प्रिंकलिंग, तीसरा है आपका सी है आपका स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में क्या होता है? स्प्रिंकलिंग इरिगेशन का मतलब ये होता है कि छिड़काव, पानी को छिड़का जाता है, लेकिन पानी को एक छोर पर नहीं छिड़का जाता। जैसे आपने पानी को, इस दोनों के केस में क्या होता है, पानी को एक छोर पर छोड़ दिया, दूसरे छोर पर पहुंच गया। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में ऐसा नहीं होता है। स्प्रिंकलिंग इरिगेशन में जो होता है वो समझ लीजिए कि पानी को केवल पौधे की जड़ों में ही छोड़ा जाता है, पानी को उसमें पूरी तरह से केवल पौधे की जड़ में ही पानी को छिड़का जाता है। एक नोजल की भांति ऐसे करके पानी, ऐसे एक नोजल देखिए
ड्रिप एरीगेशन, दूसरा होता है ड्रिप एरीगेशन। ड्रिप एरीगेशन में क्या होता है, बूंद बूंद करके पानी को पौधे की जड़ में ही छोड़ा जाता है, वो होता है ड्रिप एरीगेशन। ये भी इसी के नीचे स्प्रिंग एरीगेशन के नीचे होता है ड्रिप एरीगेशन, इसमें पानी को टपकाया जाता है पौधे की जड़ में, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है, देखिए नेक्स्ट आपका ये बस इतना ही है इसमें। दूसरा है आपका क्या नाम है, ये है एरीगेशन प्रोजेक्ट। जब एरीगेशन प्रोजेक्ट आपका होता है कि जब आपकी जो लैंड है, जब लैंड एक लैंड के द्वारा जब आपकी मेजर एरीगेशन प्रोजेक्ट, मेजर एरीगेशन, दूसरा होता है मीडियम एरीगेशन, मीडियम एरीगेशन होता है, मीडियम एरीगेशन, मीडियम एरीगेशन होता है, ठीक है। दूसरा होता है आपका क्या नाम है, मीडियम एरीगेशन। तीसरा होता है आपका माइनर एरीगेशन, माइनर एरीगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। माइनर एरीगेशन में क्या होता है, जब आपका एरीगेटेड एरिया 10,000 से ऊपर होता है तो वो आपका मेजर 10,000 हेक्टेयर, 10,000 हेक्टेयर से ऊपर होता है तो मेजर एरीगेशन प्रोजेक्ट होता है। मीडियम एरीगेशन प्रोजेक्ट में क्या होता है, 2,000 से लेके आपका एरीगेटेड एरिया जो है आपका 10,000 के बीच में होता है तो मीडियम एरीगेशन प्रोजेक्ट कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे, और बोर्ड के पेपर में ऑब्जेक्टिव और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि मेजर एरीगेशन प्रोजेक्ट क्या होता है। अगर आपका एरिया क्या हो 10,000 हेक्टेयर से ऊपर है, 10,000 से, तो मेजर एरीगेशन प्रोजेक्ट। मीडियम एरीगेशन प्रोजेक्ट जब आपका 2,000 से 10,000 के बीच में है तो वो मीडियम एरीगेशन प्रोजेक्ट। और जब 2,000 से नीचे है, 2,000 से क्या है, कम है, 2,000 से कम है तो वो आपका आएगा, आपका माइनर एरीगेशन प्रोजेक्ट आएगा। ये तीनों आपके 1 2 3 ये तीनों में से कोई एक आपसे 100% या आपको बोर्ड को क्वेश्चन मिलेगा, ये मेरा दावा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स दे रखी है, टेक्निकल टर्म्स है में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंचाई इंजीनियरिंग पहले आप सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उन टेक्निकल टर्म्स का ज्ञान होना आपको अति आवश्यक है, क्योंकि वो टेक्निकल टर्म्स आपके पूरी सिंचाई इंजीनियरिंग की बुक में यूज होंगी। फिर आप ये कहेंगे कि सर ये क्या होता है, इसलिए आज इन टेक्निकल टर्म्स को भी आप समझ लीजिए, ठीक है ना। आपको इन टेक्निकल टर्म्स को मैं समझा देता हूं। देखिए आपका टेक्निकल टर्म्स है, पहला है आपका टेक्निकल टर्म्स, पहली है आपकी, ज्यादा नहीं है कहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं उन्हीं को बताऊंगा। कैश क्रॉप्स क्या होती है, कैश क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स आप जानते हैं, रबी क्रॉप्स जो होती है, पहले इससे पहले एक चीज बता देता हूं, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स दूसरी होती है खरीफ क्रॉप्स। मैंने पिछले लेक्चर में इनके बारे में डिस्कशन किया था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये मैं पूरा नहीं कर पाया था। रबी क्रॉप्स होती है जैसे गेहूं है, रबी क्रॉप्स क्या होती है, जैसे गेहूं, गेहूं हो गया, सरसों हो गई, आलू हो गया, और क्या नाम है, और भी ये सारे क्या होते हैं रबी क्रॉप्स, जिन्हें विंटर क्रॉप्स भी के नाम से जाना जाता है। इसमें पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन खरीफ क्रॉप्स की अपेक्षा कम होती है। दूसरी होती खरीफ क्रॉप्स होते हैं जैसे आपका बाजरा हो गया, धान हो गया, ये सब किसमें आते हैं, ये खरीफ क्रॉप्स में। कपास हो गया, कॉटन हो गया, कॉटन, ये सब किसमें आते हैं, खरीफ क्रॉप्स में आते हैं, ठीक है ना। दूसरा होता है आपका क्या नाम है, कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स यानी वे फसलें, यानी कि ये वे फसलें जिनके द्वारा हम उपभोक्ता अपना, मतलब जिसके द्वारा उपभोक्ता निजी उपयोग में आती है, जो उपभोक्ता के निजी उपयोग में आती है, ठीक है ना, वो कहलाती है कैश क्रॉप्स। जैसे गन्ना है, गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, सन हो गया, जूट हो गया, ये सब किसमें आती है, खरीफ क्रॉप्स में आती है, ठीक है ना। दूसरा ये सब ये इनके बारे में, तंबाकू हो गया, तंबाकू कोई किसान जब तंबाकू पैदा करता है तो उसको मंडी में जाके बेचता है, तब उसको पैसा कमाता है, तो कैश क्रॉप्स में है। गन्ना है, गन्ना उगाएगा, पैदावार करेगा, ये हैवी क्रॉप्स में आते हैं, गन्ना, तंबाकू और कॉटन, ये किस में आते हैं, हैवी क्रॉप्स में आते हैं। ये रबी क्रॉप्स में नहीं आते, ये खरीफ क्रॉप्स में नहीं आते, ये लॉन्गर क्रॉप्स होती है, लॉन्गर क्रॉप्स मींस हैवी क्रॉप्स होती है, उसमें आती है। ये कौन से, गन्ना है, जूट है, सन है, तंबाकू है, कॉटन है, टी
ये पहली है आपकी कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स मींस यानी कि वे फसलें जो किसान के निजी उपयोग में काम आती है। निजी उपयोग मींस पैसा कमाने के काम आती है, जैसे गन्ना हो गया, कॉटन हो गया, तंबाकू हो गया, जूट हो गया, ये क्या आती है कैश क्रॉप्स में आती है, ठीक है ना। दूसरा है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत याद कर लीजिए, अभी डिस्कशन कर देता हूं, उसके बाद में ये पूरी किताब में यही चलेंगे आपके, ठीक है ना। उसके बाद में आता है फिर आपका बेसिक क्रॉप पीरियड क्या होता है, क्रॉप पीरियड क्या होता है। क्रॉप पीरियड वो होता है बीज बोने से लेकर और फसल के काटने तक। बीज बोने से लेकर खेत में बीज बो दिया और वहां से लेके और फसल के काटने तक का जो समय होता है वो कहलाता है आपका क्रॉप पीरियड। क्या कहलाता है, क्रॉप पीरियड। दूसरा होता है बेस पीरियड। तीसरा क्या है, बेस पीरियड क्या होता है, बेस पीरियड वो होता है कि बीज बोने से समय प्रथम सिंचाई और काटने तक की बेस पीरियड, बीज बोने से लेके उसकी पहली सिंचाई करने के बाद में और काटने से पहले तक की जो सिंचाई की जाती है वो कहलाता है आपका बेस पीरियड, ठीक है ना। बेस पीरियड समझ गए। बेस पीरियड क्रॉप पीरियड क्या होता है, फसल के बीज बोने से लेके और काटने तक का समय कहलाता है आपका क्रॉप पीरियड। और बेस पीरियड कहलाता है आपका बीज बोने से लेके प्रथम सिंचाई और फसल के काटने तक के जो लास्ट सिंचाई की जाती है, काटने से पहले तक की जो लास्ट सिंचाई की जाती है वो कहलाता है आपका बेस पीरियड कहलाता है, ठीक है ना। एक होती है पलेवा, तीसरा क्या होता है, चौथा होता है पलेवा क्या होता है, नहीं माने मेरे को, किसी को पता है पलेवा? जो बच्चे गांव से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा। जैसे आप लोकल लैंग्वेज में कहते थे कि क्या कहते हैं, बताइए कोई वो ऐसा स्टूडेंट जिसके मालूम हो कि मतलब पलेवा क्या होता है। देखिए मैं बताता हूं, अगर किसी को नहीं पता है, पलेवा ये होता है कि जैसे फसल बीज बोने से पहले जो खेत की सिंचाई की जाती है वो कहलाता है आपका पलेवा। यानी फसल बोई नहीं, बीज बोया नहीं खेत फसल के अंदर, केवल आपको सबसे पहले जो सिंचाई करते हैं मींस जमीन को गीला करते हैं वो आपको कहलाती है पलेवा सिंचाई। इंग्लिश में कहते हैं इसको पलेवा सिंचाई, इंग्लिश में कहते हैं इसको पालेवा, PALEO, पलेवा इरिगेशन, ठीक है ना। नेक्स्ट होता है कोर पीरियड। नेक्स्ट क्या होता है, कोर पीरियड क्या होता है, कोर पीरियड होता है बीज फूटने के बाद। बीज जब खेत में बीज पलेवा करने के बाद खेत की जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद जब उसमें बीज बोते हैं और बीज बोने के बाद कुछ दिन बाद वो बीज का मतलब फूट कर वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, कुछ सेंटीमीटर हो जाता है, तो उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी की आवश्यकता पड़ती है, जब हम उसको पानी नहीं देंगे तो फसल को क्या नाम है, मुरझा जाएगा पौधा, तो उसको पानी की जरूरत पड़ती है। पानी देने के लिए जो पहला पानी दिया जाता है जब पौधा कुछ सेंटीमीटर, ये आपका कुछ पौधा हो गया, ये कुछ पौधा है आपका, ये जमीन है, जो उसके बाद जब उसमें सिंचाई करते हैं वो कहलाता है आपका कोर पीरियड। क्या कहलाता है, कोर पीरियड सिंचाई बाद जो कोर पीरियड जो उसकी सिंचाई की आवश्यकता होती है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कोर पीरियड क्या होता है कि जब खेत पलेवा सिंचाई करने के बाद जब इसमें बीज बोने के बाद में जब आपका पौधा कुछ सेंटीमीटर ऊंचा हो जाता है, उसके बाद में जब उसको सिंचाई की आवश्यकता कहलाती है, सिंचाई की आवश्यकता की जरूरत पड़ती है, तो वो पीरियड कहलाता है आपका कोर पीरियड। और कोर वाटरिंग क्या होती है, अगला है कोर वाटरिंग। अगला क्या है, कोर वाटरिंग क्या होती है, जब पौधे को पानी की आवश्यकता होती है, कोर पीरियड में जब पौधे को पानी की आवश्यकता होती है तो जब उसको पानी दिया जाता है वो कहलाता है कोर वाटरिंग। क्या कहलाता है, कोर वाटरिंग। कोर डेप्थ अगला है आपकी कोर डेप्थ क्या होती है, जितना पानी जब कुछ कोर पीरियड में पानी की आवश्यकता होती है, कोर पीरियड में पानी की आवश्यकता होती है, कोर वाटरिंग में क्या होती है, पानी उसमें दे दिया, सिंचाई कर दी जाती है, तो पानी जितनी गहराई पर होता है, पानी जितना गहरा होता है वो कहलाता है आपका कोर डेप्थ कहलाता है, ठीक है ना, ठीक है। ठीक है भाई, अगला नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट इसके बाद में पहला हो गया कैश क्रॉप, दूसरा हो गया कोर पीरियड, कोर क्रॉप्स पीरियड, बेस पीरियड, पलेवा इरिगेशन पलेवा, उसके बाद कोर पीरियड होता है, कोर वाटरिंग होता है, कोर डेप्थ होता है, ठीक है ना। अगला क्या है आपका, अगला है
अभी और भी टेक्निकल टर्म्स हैं। अगला होता है आपका क्या नाम है, सिंचाई। अगला मैं इंपोर्टेंट इंपोर्टिंग कराऊंगा, ज्यादा नहीं, मतलब फालतू में मतलब समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं, जब इतना समय आपके पास नहीं है। जो चीजें इंपोर्टेंट चीजें मैं आपकी छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। मोगा क्या होता है, एक आपने बताया कि सी सी ए, सी का मतलब होता है कल्चरेबल, सी यू एन टी ए, कल्चरेबल, आर ए बी एल ई, कल्चरेबल, कमांडेड, कमांडेड, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, कल्चरेबल कमांडेड एरिया, जिस नहर के अंतर्गत, जिस नहर के द्वारा जितना लैंड, जितनी जमीन को सिंचाई की जरूरत, जितनी सी मतलब उस नहर के कमांड में आती है, जिसमें किसी नहर के द्वारा जितनी लैंड भूमि सिंचाई के कमांड में आती, कंट्रोल में आती है, कमांड में, वो कहलाता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्या नाम है, ग्रॉस सी जी सी ए, जी सी ए, जी सी ए, जी सी का मतलब ग्रॉस कमांडेड, क्रॉस कमांडेड एरिया। क्रॉस कमांडेड एरिया में क्या होता है, एक मतलब देखिए क्रॉस कमांडेड एरिया में ये होता है किसी नहर के कंट्रोल में जितना एरिया आता है सिंचाई से इरिगेट करने के लिए, किसी नहर के अंडर में जितना एरिया इरिगेट करने के लिए आता है वो कहलाता है क्रॉस कमांडेड एरिया, ठीक है ना। और कल्चरेबल कमांडेड एरिया क्या होता है, किसी जितने जितने लैंड को मींस इरिगेटेड करती है, कोई कैनाल जितने लैंड को इरिगेटेड करती है वो कहलाता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। कल्चरेबल कमांडेड एरिया मींस कल्चरेबल का सीसीए और जीसीए मींस क्रॉस कमांडेड एरिया हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी कोड में फुल फॉर्म भी पूछ सकता है और ये क्या होती है ये बताना पड़ेगा। मतलब कल्चरल कमांडेड एरिया जिस नहर के अंतर्गत जो नहर जितना ये लैंड को क्या करती है इरिगेटेड करती है वो कहलाता है कल्चरेबल कमांडेड एरिया। और जितना क्षेत्र आता है, जितनी भूमि किसी नहर के क्षेत्र में आती है, कितना मतलब हमें क्या करना है इरिगेटेड करना है, वो क्रॉस कमांडेड एरिया कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका मोगा। मोगा क्या होता है, मोगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आएगा। मोगा बहुत बड़ा टॉपिक है। मोगा मोगा इसको कहते हैं आउटलेट, आउटलेट कहते हैं आउटलेट। यानी कि मोगा क्या होता है, जैसे कोई कैनाल है और कैनाल से ये क्या है हमारा इरिगेटेड मतलब कोई क्षेत्र है, खेत है, और यहाँ से जो क्या नाम है इसके द्वारा जो होल करके जो पानी खेतों तक पहुंचाया जाता है, जो पानी खेतों, ये क्या है आपका, ये आपकी कैनाल है, ये क्या है आपकी कैनाल। और ये क्या है आपका, ये जो होल बना हुआ है ये कहलाता है आपका आउटलेट। क्या कहलाता है, आउटलेट मींस को कहते हैं हिंदी में मोगा। यानी किसी नहर के द्वारा किसी मतलब लैंड को या किसी खेती को इरिगेटेड करने के लिए जहां से मतलब होल किया जाता है, जहां से पानी एक वाटर किसी होल के द्वारा, वाटर कोर्स के द्वारा खेतों तक पहुंचाया जाता है, यानी ये जो कहलाता है वो क्या कहलाता है आपका आउटलेट कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं अभी देखता हूं, ठीक है। अब दूसरा है वाटर कोर्स क्या होता है। वाटर कोर्स अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है, इसी में टेक्निकल टर्म्स है वाटर कोर्स। वाटर कोर्स क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको बूल, क्या कहते हैं इसको बूल कहते हैं, क्या ठीक है ना। देखिए मोगा किसी कैनाल से होल करके जो रही रास्ता जो दे रखा है, ये रास्ता दे रखा है, ये कैनाल हो गई, यहाँ पे आउटलेट कर दिया और आउटलेट से पानी किस में जा रहा है, वाटर कोर्स में जा रहा है। आउटलेट से पानी किस में जा रहा है, वाटर कोर्स में जा रहा है। वाटर कोर्स के थ्रू किस में आ रहा है, इरिगेटेड एरिया तक आ रहा है, इरिगेटेड एरिया तक, जहां तक हमको जिस क्षेत्र को हमको इरिगेट करना है, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या कहलाता है आपका, ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा बूल, क्या कहलाएगा बूल कहलाएगा, या मींस वाटर कोर्स कहलाएगा, ठीक है ना। यही लेक्चर को मैं आपके नेक्स्ट थर्ड लेक्चर में यही से स्टार्ट करूंगा, ठीक है ना। आगे का बस इतना ही तैयार कर लीजिए, मैंने जो आज पढ़ाया है अच्छे से तैयार करिएगा, यहीं से इसी से ऑब्जेक्टिव बनेगी। जो ये जो टॉपिक चल रहा है आपका, इसी टॉपिक से ही आगे का जो चैप्टर आने वाले हैं वो सब इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जो मैं टेक्निकल टर्म समझा रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।